नाउ प्लियोट्रॉपिक जीन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये प्लियोट्रॉपिक जीन? दोज टाइप ऑफ जीन which shows more than one effects. So most genes have their multiple effects. जैसे अगर कोई जीन है आपका, वो केवल एक ही कैरेक्टर इफ़ेक्ट को शो करता है, एक ही कैरेक्टर को केवल शो करता है, तो वो आपका हो गया कि वो सिंगल इफ़ेक्ट को शो कर रहा है। बट जब कोई जीन है वो एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट को शो करे तो उस तरह के जीन को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। सो मोस्ट जीन, ज़्यादातर जो जीन्स हैं, हैव देयर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स, ज़्यादा इफ़ेक्ट को शो करता है, एंड आर कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन्स। तो ये मोस्ट जीन्स जो हैं जो मल्टीपल इफ़ेक्ट को शो करे उसे हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। और एंड द फेनोमेनन ऑफ multiple effect of a single gene is called pleiotropism, और वो फेनोमेनन कहलाएगा आपका प्लियोट्रॉपिज्म, जिसमें कि एक सिंगल जीन आपका एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट को शो करता है। एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल इफ़ेक्ट को शो करता है, दिखाता है, बताता है। एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करे कोई जीन तो वो मल्टीपल इफ़ेक्ट में वो प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाएगा, और वो सिचुएशन, वो फेनोमेनन प्लियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल जो है प्लियोट्रॉपी का वो है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया को सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आपके इफ़ेक्ट को ये शो कर रहा है, तो वो सिंड्रोम कहलाएगा। एक से ज़्यादा डिजीज़ को एक साथ वो शो कर रहा है। So now write down the best example of pleiotropy is sickle cell anemia. Full stop. The syndrome, called sickle cell anemia, is caused by a autosomal mutant allele. ये जो नॉर्मल एलील है आपका उसमें चेंजेस हो गए हैं और वो आपके म्यूटेंट एलील हो गए, और म्यूटेंट एलील है आपका HbS, हीमोग्लोबिन S, जो आपको पहले भी ये क्रॉस दिखा चुके हैं। यही आपको यहाँ भी लीथल में भी ये वाला दिखाना होगा, और साथ में जब प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में भी पूछता है तो आप इसी एग्जाम्पल को आप दिखाओगे, जिसमें 2 कैरियर लेंगे। दोनों साइड जो कैरियर है उसमें HbA जो है ये नॉर्मल जीन है, HbS जो है वो म्यूटेंट है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये म्यूटेंट जीन को भी साथ में कैरी कर रहा है, जो सिकल सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये रिसेसिव फॉर्म में है, इसलिए ये कैरियर कहलाएगा। यहाँ लिखा हेट्रोजाइगस, यहाँ भी लिखा हेट्रोजाइगस, सेम दोनों साइड ले लिए, कैरियर कैरियर। और इसमें जब ये हेट्रोजाइगस है तो ये 2 टाइप के आपके इससे गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये पेरेंट्स भी 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। 50% गैमेट जो है वो हीमोग्लोबिन A वाला होगा, 50% गैमेट जो होगा वो कंटेन करेगा हीमोग्लोबिन S। इसी तरह से इस साइड भी है, एक साइड के गैमेट को मेल गैमेट मानेंगे, एक साइड को फीमेल गैमेट मानेंगे, तभी दोनों में क्रॉस कराएंगे। जब क्रॉस कराएंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है प्रोजेनी, वो रिज़ल्ट इस तरह से आएगा। 1/4 आएगा होमोजाइगस हीमोग्लोबिन A वाला, 2/4 यानी 2 अगर 4 अगर होते हैं तो एक ऐसा और 2 ऐसे होंगे। सो आउट ऑफ 4 में 2 जो होंगे वो आपका हेट्रोजाइगस होगा कैरियर, और 1/4 जो होगा ये होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये वाला आपका फेटल हो जाएगा, इसमें ये डाई कर जाएगा। इस तरह का पर्सन वो छोटे एज में ही डाई कर जाएगा। इसलिए जब भी कैरियर लेते हैं उसमें ये कभी भी ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगा, तो इसलिए ये इसको कभी भी पेरेंट्स में नहीं ले सकते हैं, या तो होमोजाइगस ले या ये हेट्रोजाइगस ले।
तो जब हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन लेंगे तभी इस तरह का रिजल्ट को शो कर पाएंगे। और ये लीथल का भी एग्जाम्पल है। और ये इसमें कई कैरेक्टर्स इसमें दिख रहे हैं कि जो आपके ये कैरियर है, इसमें आपके ब्लड जो हैं वो सिकल सेल में शेप में आ जाते हैं इस तरह का। ये तो पूरी तरह से सिकल शेप हो गया आपका। अदरवाइज़ यहाँ भी थोड़ा सा डिफॉर्म्ड है आपका शेप जो है, सिकलिंग अंडर रिड्यूस, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ब्लड में। तो जो आपके आरबीसी हैं वो आपका बिल्कुल हेल्दी नहीं होगा, उसमें सिक जैसा, ये देखिए यहाँ से डिफॉर्म जैसा आपका हो जाएगा। और ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे फैटल एनीमिया में इस तरह के जब हो जाएंगे तो इस तरह के आरबीसी जो हैं वो सारे आपके एक दूसरे से क्लॉट कर जाएंगे, एक दूसरे से सेल्स जो सारे हैं वो ब्लड वेसल्स में आपके ब्लॉक कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आपका जो फ्लो है बहने का, जो आपका कि ब्लड फ्लो करता रहेगा तो फ्लो नहीं करेगा, वो सारे आपके एक जगह एक्मुलेट होके थक्के जैसे हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड क्रॉस नहीं करेगा, फ्लो नहीं में बढ़ेगा। तो इससे आपके किडनी डैमेज हो जाएंगे, हार्ट फेल्योर हो जाता है। तो कई इस तरह के डिजीज़ आपके आ जाते हैं। तो इस तरह के एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट को जब शो करता है तो उस तरह के सिंड्रोम, तो वो आपके प्लियोट्रॉपिक पेन को शो करता है। तो इसलिए ये और ये वाला आपका डिजीज़ फ्री है। तो इस तरह का जब आता है तो इसे हमें सिकल सेल को हम लोग प्लियोट्रॉपिक में लेते हैं कि एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट को ये शो कर रहा है। किडनी फेल्योर हो जाएगा, हार्ट फेल्योर कर जाता है, इसमें लीवर भी फेल्योर होने के चांसेस हैं। तो कई तरह के आपके सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। सो द सिंड्रोम कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया is caused by a autosomal mutant allele, HBS, that in homozygous condition causes the production of an abnormal hemoglobin। जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो एबनॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन होगा जो सिकल शेप है, कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस, फुल स्टॉप। Red blood cell of some person suffered from this fatal form of hemolytic anemia। hemolytic यानी कि ब्लड का ब्रेकडाउन, लाइटिक मीन्स ब्रेक, आपका ब्रेकडाउन। तो एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया अंडरगो ए रिवर्सिबल अल्टरेशन इन शेप, उसके शेप में भी चेंजेज हो गए, रिवर्सिबल चेंजेस होंगे। व्हेन ऑक्सीजन टेंशन ऑफ द प्लाज्मा फॉल्स, कब, जब ऑक्सीजन का अंदर में प्रेशर जो है प्लाज्मा में कम हो जाएगा, गिर जाएगा, फॉल्स। एंड दे एज्यूम इलोंगेट फिलामेंटस एंड सिकल सेल फॉर्म्स, और वो किस तरह का एज्यूम कर रहे हैं, लंबा सा हो जाना, फिलामेंट जैसा लंबा हो जाना, एंड सिकल सेल फॉर्म्स में आ जाएगा। तो एक तो ये भी है। अब उसका बायोकेमिकल देखें कि उसके बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उस ब्लड में। नाउ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हैव शोन दैट, कि है ना कि हीमोग्लोबिन में आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं। तो उसमें जो बीटा चेन है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। शेप भी देख रहे हैं कि आप किसका चेंज है। अब उसके बायोकेमिस्ट्री में देखें ब्लड के सिकल सेल वाले में कि उसके बायोकेमिस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हैव शोन दैट ग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में हीम है एंड ग्लोबिन है। हीम जो है वो आयरन है एंड ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। सो ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन हैव अल्फा एंड बीटा चेन। ठीक है, जो ग्लोबिन प्रोटीन है हीमोग्लोबिन का, उसमें आपके अल्फा एंड बीटा चेन होते हैं। जैसे आप हीमोग्लोबिन इस तरह से, हीमोग्लोबिन, ये हीम हो गया, ये ग्लोबिन हो गया। तो ये तो आपका आयरन हो गया और ये ग्लोबिन जो है ये आपका प्रोटीन हो गया। ठीक है, इस प्रोटीन में आपके
2 अल्फा चेन होता है एंड 2 बीटा चेन होता है। इसी बीटा चेन में चेंजेस हो जाते हैं जिससे कि हीमोग्लोबिन ए जो है वो चेंज हो जाता है हीमोग्लोबिन एस में। सो द बीटा चेन एमिनो एसिड ऑफ 6th पोजीशन इज 6th पोजीशन पे जो है बीटा चेन में भी, जैसे आपका ये बीटा चेन है, जैसे ऐसे 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 चेन है, अब 1 2 3 4 इस सारे अमीनो एसिड्स लगे होंगे, तो जो आपके 1 2 3 4 5 6 वाला जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाता है आपका। यहाँ पे देखिए अभी लिख रहे हैं कि द बीटा चेन अमीनो एसिड ऑफ 6th पोजीशन is occupied by glutamic acid in hemoglobin A। वो वहाँ पे रहता है। इस 6 चेन जो है आपका, ये 6 वाला चेन है, यहाँ पे पहले से ग्लूटामिक होगा, ग्लूटामिक आपका एसिड होगा इन हीमोग्लोबिन ए। when this amino acid is substituted by another amino acid comma the valine, it forms the hemoglobin S। ये जो ग्लूटामिक एसिड है यही आपका चेंज होके वैलिन में बदल जाएगा। तो ये जब वैलिन में बदल जाएगा, 6 पोजीशन वाला ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड है, तो ये आपका ये हीमोग्लोबिन ए जो है एस में चेंज हो जाता है। तो इसकी बायोकेमिस्ट्री भी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ये। और थर्ड आपका है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे कि मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस हैं हीमोग्लोबिन ए एंड एस में। तो वो देखिए आपका इसमें भी आपका जो कोड है वो चेंज हो जा रहा है। सो एट द मॉलिक्यूलर लेवल कॉमा it is found that the genetic code of DNA undergoes a change from GAG to GTC में चेंज हो जा रहा है। तो जब आपका हीमोग्लोबिन ए है तो आपका जेनेटिक कोड आपका GAG रहेगा। जब वो चेंजेस हो गए उसमें ए के जगह पे टी आ गया, जी के जगह पे सी हो गया, तो वो आपका हीमोग्लोबिन एस में चेंज हो गया। तो डीएनए के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए आपका मॉलिक्यूलर लेवल हो गया, तो डीएनए में भी चेंजेस हो जा रहे हैं। आपका बायोकेमिस्ट्री भी देख रहे हैं चेंज हो जा रहा है। अगर बाहर से मॉर्फोलॉजी देखें तो शेप भी चेंज हो जा रहा है। तो ये सब चेंजेस होने से, और इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट शो कर रहा है, हर लेवल से आपके इफ़ेक्ट शो कर रहा है। तो ये प्लेयोट्रॉपिक जीन का भी एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा। नाउ सेकंड एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। PKU शॉर्ट फॉर्म में PKU बोलेंगे, अदरवाइज फुल फॉर्म में फिनाइल के है आपका P फॉर फिनाइल, कीटो और न्यूरिया में U, तो ये कैपिटल न्यूरिया, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, इन ह्यूमन कॉमा द जीन फॉर डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया हैज़ प्लियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट। ये भी जो बीमारी है ये भी आपका प्लियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट शो करता है, यानी बहुत सारे चेंजेस इसमें भी इफ़ेक्ट शो करता है। सो एंड प्रोड्यूस वेरियस एबनॉर्मल फिनोटाइपिक ट्रेट्स, और बहुत सारे एबनॉर्मल जो है वो बाहर दिखने वाला फिनोटाइपिक कैरेक्टर ट्रेट्स आपको प्रोड्यूस करता है, और उसको कलेक्टिवली कॉल्ड सिंड्रोम। तो सिंड्रोम तभी बोलेंगे जब एक से ज़्यादा बहुत सारे चेंजेस उसमें एबनॉर्मलिटी डिजीज़ उसमें दिख रहा है, तो उसको सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। क्या क्या हो रहा है अब आप देखिए। द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो पर्सन जिसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया ये डिजीज़ होगा,
उस पर्सन में, वो पर्सन में क्या होगा, उसके जो एमिनो एसिड हैं फिनाइल एलेनिन, ये आपका उसके अंदर बॉडी में वो इकट्ठा होता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो इसमें जो जीन है आपका स्मॉल पीपी फिनाइल कीटो के लिए, यहाँ पे स्मॉल पीपी, ये आपका जो है रिसेसिव होमोजाइगस जीन जो है ये फेल कर जा रहा है आपका प्रोड्यूस करने में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो जब वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर पाता है तो इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती है, और ये यूरिन में, सेरिब्रल फ्लूइड में और स्पाइनल फ्लूइड में और ब्लड में ये आपका इकट्ठा होता चला जाएगा। वही यहाँ लिख रहे हैं, द अफेक्टेड इंडिविजुअल सिक्रीट कर रहा है एक्सेसिव क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा, ऑफ एमिनो एसिड्स फिनाइल एलेनिन in their urine, cerebrospinal fluid and blood। ये एक्सेस क्वांटिटी में जो एमिनो एसिड है फिनाइल एलेनिन वो आपका इकट्ठा हो रहा है, कहाँ, यूरिन में भी आ रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आ रहा है और साथ में ब्लड में आ रहा है, क्योंकि इसे जो ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो इस पर्सन में नहीं हो बन रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका यूरिन से आने पे, ये निकलने से और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो ये मेंटल, ये नर्व सेल्स को भी डैमेज करेगा, और साथ में ब्लड में आ रहा है, यूरिन में आ रहा है इकट्ठा, तो उससे वो फिजिकली भी वो एबनॉर्मल हो जाएगा पर्सन, और बिल्कुल उसके पिगमेंटेशन बिल्कुल वाइट जैसा, वो उसके हेयर्स, आइज़ वगैरह वाइट दिखने लगते हैं। सो the patient of PKU are physically and mentally retarded, physically and mentally retarded हो जाएगा, कॉमा, with excessive sweating, बहुत ज़्यादा उसमें आपके पसीने आने लगेंगे, कॉमा, and with non pigmented hairs and eyes, और उसके जो हेयर्स हैं, आइज़ हैं, सारे नॉन पिगमेंटेड, यानी कि जो ब्लैक होता है वो आपका वाइट हो जाएगा, तो बिल्कुल वाइट जैसा आपका वो हो जाएगा, और फिजिकली मेंटली बिल्कुल रिटार्डेड, उसकी आईक्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी कई इसमें आपके इफ़ेक्ट्स ये भी शो कर रहा है। इसी तरह से एक रैट में भी एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल भी आप लीथल जीन में, जैसे सिकल सेल को आप लीथल जीन में लिखे हो, उसी तरह से ये एग्ज़ाम्पल भी आप लीथल जीन में आप देखे हैं। लीथल जीन का हम फिर से आपको रिवाइज कर रहे हैं। लीथल जीन का ये पेज आप देखिए, इसको मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जब येलो माइस है उसका भी जैसे सिकल सेल एनीमिया में हेट्रोजाइगस कंडीशन लिए हैं, वैसे यहाँ भी जब हेट्रोजाइगस कंडीशन लिया गया येलो माइस उसका ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, जब इसको क्रॉस करते हैं तो इस तरह का आता है प्रोजेनी, दोनों कैपिटल, ये आपका कैपिटल स्मॉल यानी हेट्रोजाइगस, और ये आपका होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट। अब ये येलो वाला जो है, येलो माइस जो है ये डाई कर जा रहा है, बट यही येलो वाई यहाँ पे डोमिनेट यहाँ कर रहा है, बट यहाँ पे ये येलो माइस जो है ये आपका लाइव जिंदा रह रहा है, तभी तो ये दोनों जिंदा रह रहा है, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में ये पेरेंट्स भी बन रहा है। और जो ये रिसेसिव है वो आपका ब्राउन शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाई है, ये कैपिटल वाई, ये आपको यहाँ पे कोट कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और साथ में लीथल कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कि जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो डाई कर जा रहा है। इसी को यहाँ पे हम लोग प्लियोट्रॉपिक में कि ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोट कलर के लिए भी और सर्वाइवल के लिए भी, कि जिंदा रहने के लिए, और तो उसके लिए भी ये आपका दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज द ए वाई, या वाई केवल लिख सकते हैं, एलील फॉर येलो कोट इन माइस इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, द ए वाई
या केवल वाई भी कैपिटल लिख सकते हैं। एलील फॉर येलो कोट इन माइस इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन, फुल स्टॉप। इट अफेक्ट्स 2 कैरेक्टर्स, ये जो है वाई जो होगा वो 2 कैरेक्टर को शो कर रहा है। कोट कलर जो आप वहाँ देखें क्रॉस में कि येलो कलर को भी के लिए भी ये है, तो कोट के कलर के लिए भी है, एंड सर्वाइवल के लिए भी है। सर्वाइवल कि उसे ज़िंदा रहना है या उसकी डेथ हो जाएगी, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो सर्वाइवल के लिए डेथ हो रहा है, उस वो जीन शो कर रहा है तब वो कैरेक्टर को। अगर जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो येलो कलर को वो शो करता है। सो AY allele promotes the yellowness of coat in a single dose। जब एक सिंगल आपका Y है और ये है तब ये सिंगल हो गया ये Y आपका। तो सिंगल डोज जब होगा तो वो येलो को शो कर रहा है, येलोनेस को शो कर रहा है ऑफ कोट का। एंड डेथ इन डबल डोज, और यही जब आपका ये हो जा रहा है तो उसकी डेथ हो जा रही है। या इस तरह से लिखेंगे तो AY और यहाँ पे ऐसे लिखे, कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से। तो इस तरह वाले में ये आपका येलो कलर को शो कर रहा है, जब ये डबल डोज में आ रहा है तो वो डेथ को शो कर रहा है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जब डबल वाले में आ रहा है तो वो डाई को शो कर दे रहा है, और जब ये सिंगल डोज में आ रहा है तो ये कलर को शो कर रहा है। तो ये डबल नेचर, तो 2 तरह के इफ़ेक्ट यहाँ पे ये जो जीन है आपके 2 तरह के कैरेक्टर को यहाँ शो कर रहा है, इसलिए माइस का भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब आपका सेकेंड यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड यूनिट में इंटर कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है एपिस्टैसिस। ठीक है, एपिस्टैसिस। नाउ आज स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे डिटेल इसका देंगे। एपिस्टैसिस क्या है? एपिस्टैसिस जो है ये आपके, एक तो ये एपिस्टैसिस का जो क्रॉस हम लोग जब भी देखेंगे तो ये हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस को ही इसमें लेते हैं। एक आपका मेंडेलियन क्रॉस होता है जिसमें डोमिनेंस इंटरेक्शन होता है कि कुछ जीन जो है डोमिनेट होता है और कुछ जीन उसी में रिसेसिव होता है। लेकिन एपिस्टैसिस भी, ये भी आपका डायहाइब्रिड क्रॉस है, बट ये नॉन एलीलिक जीन के बीच में ये क्रॉस होता है। सो एपिस्टैसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलीलिक जीन्स। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करें डोमिनेंट मेंडेलियन वाले से तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन एलीलिक जीन्स के बीच होता है, बट एपिस्टैसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलीलिक जीन्स। ओके, अब नॉन एलीलिक जीन्स में कहाँ ये जीन्स होंगे? प्रेजेंट एट सेपरेट लोकाई। नॉन ये एलीलिक इसीलिए लिखा है प्रेजेंट एट सेपरेट लोकाई। अगर यही चीज़ें अगर पूछें कि जब एलीलिक हो जाएगा मेंडेलियन में तो प्रेजेंट एट सेम लोकाई होगा वहाँ पे। तो एपिस्टैसिस में आपके जो जीन होंगे वो सेपरेट लोकस पे प्रेजेंट होंगे, ब्रैकेट क्लोज, इन विच वन जीन marks or inhibit or suppresses the expression of other gene। जिसमें एक जीन जो है वो मास्क मतलब कि दूसरे को सप्रेस कर देना, इनहिबिट से मीनिंग है, चाहे इनहिबिट कहिए चाहे मास्क कहिए या सप्रेसेस कहिए, सेम मीनिंग है सारे का। सप्रेस करता है एक जीन द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, दूसरे जीन को सप्रेस कर देता है। द जीन दैट सप्रेसेस द अदर जीन इज नोन एज, जो जीन सप्रेस कर देगा वो जीन कहलाएगा इनहिबिटिंग और एपिस्टैटिक फैक्टर।
ठीक है, जो आपको दूसरे को सप्रेस कर रहा है, आपको एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे रहा है। द अदर जीन इज नोन एज इनहिबिटिंग और एपिस्टैटिक फैक्टर। अब है कि जो सप्रेस हो जा रहा है उसे हाइपोस्टैटिक बोलेंगे। एंड द जीन विच इज प्रिवेंटेड फ्रॉम exhibiting itself is known as hypostatic। अब दूसरा जीन जो है, जो आपका सप्रेस हो जा रहा है, जो रोक रहा है अपने को एक्सप्रेस होने से, एग्जिबिटिंग, प्रिवेंटेड फ्रॉम एग्जिबिटिंग इटसेल्फ, अपने आप को जो शो होने से अपने को रोक रहा है, वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक। तो ठीक है, जैसे आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव होता है, उसी तरह से इंटरैक्शन में एक जीन जो है वो एपिस्टैटिक जीन होगा या एपिस्टैटिक फैक्टर होगा, और दूसरा हाइपोस्टैटिक फैक्टर होगा। ये आपका सप्रेस हो जाएगा, ये इसको सप्रेस करता है, एपिस्टैटिक। नाउ ऑल्दो कॉमा इट इज सिमिलर टू डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, ऐसे आप दोनों को सेम समझेंगे डोमिनेंस एंड रिसेसिव में, कि एक डोमिनेंट होता है और दूसरा डोमिनेंट जिसको दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है जिसके कैरेक्टर को, वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, जो अपने कैरेक्टर को शो नहीं हो पाता। तो वही चीज़ यहाँ भी है, एपिस्टैटिक हाइपोस्टैटिक जीन को सप्रेस कर दे रहा है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर डोमिनेंस एंड रिसेसिव एंड एपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक में डिफरेंस क्या है? But the two factors occupy two different loci। ये जो टू फैक्टर्स हैं आपके, एपिस्टैटिक फैक्टर एंड हाइपोस्टैटिक फैक्टर, ये आपके रहेंगे डिफरेंट लोकाई पे, डिफरेंट लोकाई पे, जो यहाँ भी लिखा कि सेपरेट लोकाई, तो डिफरेंट लोकाई पे होंगे, और डोमिनेंट एंड रिसेसिव में सेम लोकाई पे होते हैं। तो ये दोनों को हमेशा हम लोग अभी कंपेयर कर रहे हैं कि एपिस्टैटिक हाइपोस्टैटिक ये और डोमिनेंट एंड रिसेसिव में क्या डिफरेंस है। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव में जो है, जो जीन होंगे, दोनों जीन सेम लोकाई पे होंगे, बट एपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक जीन जो है डिफरेंट लोकाई पे होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसके डिफरेंस में, द फेनोमेनन ऑफ डोमिनेंस involves इंट्रा-एलिलिक जीन सप्रेशन। जो आपका डोमिनेंस वाला जो फेनोमेना है, उसमें आपका इन्वॉल्व हो रहा है इंट्रा-एलिलिक जीन सप्रेशन और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, बट द एपिस्टैसिस इन्वॉल्व्स इंटरजेनिक सप्रेशन। एपिस्टैसिस में जो है सप्रेशन जो हो रहा है, इंटरजेनिक सप्रेशन हो रहा है, और डोमिनेंस वाले में आपका इंट्राजेनिक सप्रेशन होगा या जीन इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे इंटरजेनिक होगा, यहाँ पे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे इंट्रा एलिलिक जीन आपका इंटरेक्शन होगा। तो जस्ट ये डिफरेंस है। दूसरा थर्ड डिफरेंस क्या है, द क्लासिकल फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 9:3:3:1 ऑब्जर्व इन द प्रोजेनी ऑफ डायहाइब्रिड पेरेंट। एक जनरल क्लासिकल फिनोटाइप जो है वो यही आता है आपका, डायहाइब्रिड पेरेंट को जब क्रॉस कराते हैं तो F2 में ये रेशियो आता है। बट इन केस ऑफ एपिस्टैसिस देखिए, बिकम्स मॉडिफाइड बाय एपिस्टैसिस, एपिस्टैसिस में वो मॉडिफाइड हो जाता है इनटू रेशियो विच आर वेरियस कॉम्बिनेशन। और जो एपिस्टैसिस में है वो रेशियो जो है वो वेरियस कॉम्बिनेशन का वो मॉडिफाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल 9:7, 12:3:1, 15:1 एक्सेट्रा, इस तरह का। तो ये रेशियो भी जो है यहाँ पे आपके 4 डिजिट में है, आपके फिगर जो है 4 फिगर में है, तो लेस देन 4 फिगर में ही यहाँ पे रेशियो हमेशा आएगा, या तो 2 में आए या 3 में आए, बट इज़ इक्वल टू 16। यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16।
तो यहाँ पे 4 फिगर में है, वहाँ यहाँ पे लेस देन 4 फिगर में आएगा, और वो ये डिफरेंट रेशियो आपका एपिस्टैसिस में ये आता है। तो ये जो रेशियो है आपका क्लासिकल फिनोटिपिक रेशियो, वो मॉडिफाइड हो जा रहा है। तो ये हो गए आपके डोमिनेंस एंड एपिस्टैसिस का डिफरेंस। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसके डिफरेंट टाइप्स जो है एपिस्टैटिक इंटरेक्शन का नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे।